आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है राजनीतिक कारण और दूसरा है सामाजिक व आर्थिक कारण। राजनीतिक कारणों में हमारे जो प्रमुख कारण है वो पहला है उसमें मराठों से युद्ध। अब 17वीं सदी के आरंभ में जो मराठा है वो काफ़ी शक्तिशाली बनकर उभरे थे और 1674 में शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी थी। तो शिवाजी के नेतृत्व में, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा लिया था। हालांकि 1689 में औरंगजेब ने मराठा सरदारों के अधीन जितने भी किले थे वो लगभग सभी जीत लिए थे, लेकिन फिर भी वो संभाजी को भी पकड़ने में कामयाब हो गए थे। संभाजी शिवाजी महाराज के पुत्र, उनको भी पकड़ने में वो कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर भी इसे उसकी पूरी तरह से जीत नहीं माना जा सकता था। 1695 में मराठा दोबारा से इकट्ठे हुए। उन्होंने फिर से अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और उन्होंने मुगलों को काफ़ी कड़ी टक्कर दी। उन्होंने दक्षिण में अपना काफ़ी अच्छा सुदृढ़ साम्राज्य जो वो स्थापित करना शुरुआत कर दी। जब तक औरंगजेब जिंदा रहा उसने पूरा प्रयत्न किया, क्योंकि औरंगजेब जो था वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला इंसान था। तो जब तक वो जिंदा रहा उसने पूरी कोशिश की और अपने दक्षिण में अपने प्रशासन को सुदृढ़ बनाए रखने की उसने कई कदम भी उठाए, लेकिन उसे फिर भी काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ मराठों से युद्ध की वजह से और वो कामयाब नहीं हो पा रहा था मराठों से युद्ध से। और जो स्थानीय जनता थी वो भी मराठी सेना में शामिल होना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुगल सेना जो थी, मुगल अक्सर थोड़े से क्रूर हुआ करते थे उस टाइम पे। अकबर एक बहुत अच्छा नायक बनकर उभरा था, लेकिन औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। तो जनता ने जो स्थानीय जनता थी, उन्होंने स्थानीय सरदार जो थे उन्होंने मराठा सेना में शामिल होना शुरू कर दिया। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से डगमगा गया। मराठों ने दक्षिण में अपनी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया और वो निरंतर गतिविधियां करने लग गया उसे बढ़ाने के लिए, जिससे क्या हुआ, इन लड़ाइयों की वजह से मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी उसे भी और उसके आर्थिक ढांचे को भी काफ़ी चोट पहुंची, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बनकर सामने आया। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है उत्तराधिकार का युद्ध। हालांकि भारत में उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है। मतलब राजा महाराजाओं के वंशजों के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी और मुगल साम्राज्य में भी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। शाहजहाँ के 4 बेटों में भी युद्ध हुए, हम जानते हैं कि उन्होंने भी युद्ध किया, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ अलग थी। उस समय जो शाहजहाँ के समय पे मुगल साम्राज्य सुदृढ़ था, उसकी मतलब उस आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और ऐसे में उत्तराधिकार का युद्ध उसे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा। तो औरंगजेब के बेटों के समय जो है मुगल साम्राज्य अपनी आर्थिक शक्ति लगभग खो चुका था। इसीलिए 1707 से 1720 के बीच में छोटे से इस अवधि में उत्तराधिकार की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और ऐसे समय में एक भी लड़ाई साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होनी थी। तो इसीलिए ये मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण के रूप में सामने आया। साम्राज्य का अति विस्तार। मुगल साम्राज्य अपने स्थापना से ही, अपने आरंभ से ही
साम्राज्य के विस्तार में लगा रहा। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, सब ने अपने राज्य का विस्तार किया, परंतु औरंगजेब ने बहुत ही ज़्यादा अपने राज्य का विस्तार किया। उसने लगभग पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जीत हासिल करना फिर भी आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है। उसने इतना बड़ा क्षेत्र जीत तो लिया, अपने राज्य का इतना विस्तार तो कर लिया, लेकिन इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए उसके पास प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं थी। और कुशल प्रबंधन के बिना इतना बड़ा साम्राज्य का कोई अर्थहीन होता है। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इतना विस्तार होने की वजह से साम्राज्य का, वो औरंगजेब संभाल ही नहीं पाया उसे, और जो कि राज्य के विघटन का कारण बना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है प्रबंधन व्यवस्था में कमजोरी। प्रबंध व्यवस्था में वही प्रशासनिक प्रबंध जो आते हैं वो है। शासन को ठीक करने की औरंगजेब ने बहुत सारी कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो मुगल साम्राज्य के पतन को नहीं रोक सका। जो प्रबंध व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था थी, उसमें दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लापरवाही और अकुशलता तो जैसे शासन का एक हिस्सा ही बन गई थी शासन प्रबंध का। तो इतनी कठिनाई फिर भी औरंगजेब ने अपनी दृढ़ आत्मविश्वास और अपने कुशल व्यक्तित्व से जो है राज्य को काफ़ी अच्छा बनाए रखा। मतलब वो एक हद तक कामयाब रहा राज्य के प्रशासन को संभालने में। लेकिन उसके मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का सारा ढांचा टूटने लगा और पतन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विदेशी आक्रमण। अब जब कोई राज्य कमज़ोर होने लग जाता है, जब वो उसकी ताकत कमज़ोर पड़ने लग जाती है, उसमें विघटन होने लग जाता है, तो जो पड़ोसी है, जो बाहरी लोग हैं, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही मुगल साम्राज्य के साथ हुआ। मुगल साम्राज्य में की बढ़ती हुई विघटनकारी शक्तियों के कारण और उसके कमज़ोर होते आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की वजह से कई विदेशी हमलावरों ने इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की। और उसमें जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले इस स्थिति का जो लाभ था वो नादिर शाह ने उठाया। 1739 में उसने मुगल साम्राज्य में उसके शासक 1739 में उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया, उसका अपमान किया और उसे अपमानजनक संधि मानने के लिए मजबूर किया। मतलब उसने मोहम्मद शाह को मजबूर किया कि जो उत्तर पश्चिम का एक बहुत ही बड़ा जो मुगल राज्य का जो हिस्सा है वो उसे नादिर शाह को देना पड़ा। और जो स्थानीय जो पहले मुगल साम्राज्य में था ना मनसबदारी प्रथा, तो जो सूबेदार, जो फौजदार थे, जिनके पास थोड़ी सेना वगैरह की शक्तियाँ थी, उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे विघटन की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो गई। कई जो सरदार थे वो विदेशियों के साथ मिल गए, विदेशी नेताओं के साथ मिल गए। तो इस तरह से भी मुगल साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ने लगा। और बाकी जो कसर थी वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से पूरी हो गई। पानीपत के मैदान में उसने जीत लिया और मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद अब अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इस हमले के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक और आर्थिक कारण में हमारा जो पहला कारण है वो उमरा या कुलीन वर्ग का संकट। कुलीन वर्ग होता है समाज का उच्च वर्ग, ठीक है। तो कुलीन वर्ग का संकट, लोगों का ये मानना था कि जो मुगल है वो विदेशी थे, ठीक है। तो लेकिन मुगल जो थे वो विदेशी नहीं थे। मुगल साम्राज्य जो था वो सिर्फ विदेशी नहीं था, उसमें उमरा वर्ग का बहुत ही बड़ा मिश्रण था। तो उमरा क्या होते हैं? उमरा होते हैं वे वर्ग जिसमें कई सारे
वो उमरा वो वर्ग होता है जिसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के लोगों का मिश्रण हो। ठीक है। उमरा वर्ग में मुगल साम्राज्य का जो प्रशासन की एक विशेषता थी कि इसमें लगभग हर समुदाय के हर लोग थे, जैसे मराठा, राजपूत, तुर्की, तुरानी, ईरानी, भारतीय, राजपूत, मराठा, मतलब हर तरह के लोग इसमें शामिल थे। तो एक स्तंभ था, एक दृढ़। लेकिन 17वीं सदी में के मध्य में उमरा जो वर्ग था इसके लिए भी संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि जागीरों की कमी हो गई थी। भूमि का संकट एक तरह से उत्पन्न हो गया था, और जागीरों की कमी की वजह से जो है इन्हें कई सारी आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लग गई थी, क्योंकि ये जो लोग होते थे वो परमानेंट जो है वो जागीरों के मालिक नहीं होते थे। तो इसीलिए ये क्या करते थे, उस जागीर से ज़्यादा मुनाफा कमाने की, यानी पैसा कमाने की, अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। अब क्या था कि इस वजह से जो है इस वर्ग के लिए, क्योंकि हमें आर्थिक और कई सारी आर्थिक कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा था, तो जिस वजह से इस वर्ग की जो प्रतिष्ठा थी ना वो नष्ट होने लगी, क्योंकि ये एक उच्च वर्ग था। तो इसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कई सारे मतलब उच्च जीवन स्तर रखना पड़ता था, अपना उसे कायम करके रखना पड़ता था। तो पैसे की जब कमी आएगी तो उच्च जीवन स्तर यानी एक विलासिता का जीवन जो है उसे बरकरार रखना लगभग नामुमकिन होता था। ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या करने लगे थे, जो एक सरदार था वो दूसरे मतलब एक उमरा वर्ग इसमें आपस में ही फूट पड़ने शुरू हो गई, क्योंकि जागीरों की कमी हो गई थी। तो ये क्या करने लगे, एक दूसरे की जड़ें काटने लगे, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रखने लग गए, और शासक वर्ग में अपनी जो है उसे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दूसरे की प्रतिष्ठा को कम करने लग गए, जिस कारण इसमें अंदर ही अंदर फूट पड़ती चली गई और इस वर्ग के लिए जो है संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा वो है भूमि का संकट। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि क्योंकि जो ये उमरा वर्ग के जो होते थे, हम इन्हें मनसबदार भी कई बार कह सकते थे, मनसबदार, सूबेदार जो लोग होते थे, क्योंकि ये भूमि के स्थायी जो है मालिक नहीं होते थे, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, उसकी भूमि की गुणवत्ता पे, किसानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मुगल साम्राज्य की जो प्रमुख शक्ति थी वो घुड़सवार सेना पर निर्धारित थी, और घुड़सवार सेना भी ये जो मनसबदार थे वही रखते थे, और इन मनसबदारों को वेतन की जगह ज़मीनें मिलती थी, जिससे कि ये कर इकट्ठा करते थे, और उसी से कुछ हिस्सा सरकार शासन को जाता था, मतलब, और बाकी जो है सम्राट को जाता था, और बाकी वो अपने पास रखते थे, जिससे वो अपनी सेना का खर्च निकालते थे और अपने विलासपूर्ण जीवन का भी खर्च निकालते थे। ठीक है। अब मनसबदार जो है वो लगान के रूप में आय प्राप्त करते थे, जो कि राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती थी, और क्योंकि वो अस्थायी सदस्य होते थे तो वो ज़मीन पे ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने लग गई थी। क्योंकि अब क्या था, भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो कृषि प्रधान देश में जो राज्य की जो मुख्य आय होती थी वो कृषि पर निर्धारित होती है, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कर लगा दिया। अब कर में वृद्धि होने की वजह से किसानों की हालत ख़राब हो गई, और वो लोग जो है वो किसानों के पास बस उतनी ही फसल छोड़ते थे जितना कि उनके जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी होती थी। तो इस वजह से किसानों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। शाहजहाँ के शासनकाल में जो है इस कर की जो दर है उसे, यानी जिसे लगान बोलते हैं, उसे 50% कर दिया गया, और औरंगजेब के भी टाइम पे उसमें कोई सुधार नहीं किया गया, उसमें कोई कमी नहीं की गई। तो इस वजह से मुग़ल काल में जो है वो किसानों के हालात बहुत बिगड़ गए, और इस कारण जो इन्होंने, और जिससे कि कई किसानों खेती छोड़ दी, और इस तरह के बहुत सारी विद्रोह करने शुरू कर दिए,
तो इससे जो है वो जागीरदारों की हालत भी काफ़ी कमज़ोर होने लग गई, काफ़ी ख़राब होने लग गई। तो एक व्यवस्था होती है इजारेदारी। इजारेदारी व्यवस्था मतलब ज़मीनों की जो जागीर होती है उसकी नीलामी। तो मतलब जो भी जागीरदार है वो सरकार को, यानी जो शासक को या सम्राट को नहीं दे पाता था अपने उसके हिस्से का कर, तो क्या करते थे, शासन उसके जो जागीर होती थी उसकी नीलामी कर देती थी और किसी सक्षम जागीरदार को वो सौंप देती थी। ठीक, तो इस तरह से भूमि का संकट उत्पन्न होने लगा। कई सारे किसान विद्रोह हुए, जिसमें मराठा, जाट और सिख विद्रोह, ये मुख्यतः किसान विद्रोही थे। 17वीं सदी में मुगल राज्य में जो किसान थे उन्होंने बहुत ही जोर शोर से बगावत कर दी। ठीक है, और इसका जो मुख्य कारण था वो ऊंची लगान दर, जागीर और सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार, ये सब थे। तो इनकी वजह से सशस्त्र विद्रोह हुए किसानों के। इन विद्रोह को कुचलने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया गया, काफ़ी फोर्स मतलब पावर भी लगाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये विद्रोह लगभग मतलब लगातार बढ़ते ही गए। और जैसा हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि इस वजह से काफ़ी सारे जो स्थानीय जो सूबेदार थे, जो वो सैनिक, वो मराठा सेना में शामिल होने शुरू हो गए, जिससे मराठाओं की शक्तियाँ बढ़ी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के जो कारण थे उसमें आर्थिक कारण मुख्य थे, बहुत ही ज़्यादा जमींदार थे बजाय धार्मिक कारणों के। ठीक है, तो औरंगजेब ने तो काफ़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इस शासन को, मुगल साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। हालांकि उसके शासक, उसके उत्तराधिकारियों ने अकबर की कुछ नीतियों को अपनाया, जैसे सुलह कुल की नीतियां हैं, जजिया समाप्त कर दिया, लेकिन फिर और राजपूतों से संबंध भी सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस तरह से मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया।